नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य के टॉप 10 डेली करंट अफेयर सीरीज में। आज 2 जून 2021 है और आज भी हम रोज की तरह ही 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम पहले प्रश्न पर चर्चा करें, हम देख लेते हैं पिछली वीडियो के अंत में पूछा गया प्रश्न क्या था और उसका उत्तर केवल 2 ही लोगों ने दिया है, काजल और संगीता ने। इसके अतिरिक्त जिन्होंने भी ये वीडियो देखी है उन्होंने इसका उत्तर देने की चेष्टा बिल्कुल भी नहीं की है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, क्या इसका उत्तर होगा। ऑप्शन क्वेश्चन थे कि हाल ही में किसे स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया गया। राजेंद्र सिंह, अमर्त्य सेन, अरुंधति भट्टाचार्य या सुचित्रा महाजन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर अमर्त्य सेन होगा। तो अमर्त्य सेन जिन्होंने भी आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है। 2 ही लोगों ने आंसर दिया है, काजल और संगीता ने, और दोनों ने ही अमर्त्य सेन दिया है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, आपका करंट अफेयर्स भी कभी नहीं छूटेगा। अगर कोई प्रश्न बनेगा तो इन्हीं करंट अफेयर्स से बनने वाला है, कहीं और से नहीं। जैसा कि मैं पीछे आप लोगों को डेमो भी दे चुका हूँ कि कैसे यूपीएससी के जो एनडीए का एग्ज़ाम हुआ, नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्ज़ाम हुआ, उसमें केवल 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए और उस 10 में से 7 क्वेश्चन सीधे हमारे डेली करंट अफेयर्स से रखे हुए आए थे। चलिए तो चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर कि पहला प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 25 मई, 27 मई, 1 जून या 31 मई। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 31 मई को। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो यह दिन तंबाकू के उपयोग के खतरों के बारे में जागरूकता पैदा करता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस की पहल को 1987 में डब्ल्यूएचओ द्वारा अपनाया गया था। यह दिन तंबाकू के कारण होने वाली 8 मिलियन से अधिक मौतों की ओर भी ध्यान आकर्षित करती है। तो इसी के साथ ही हम देखते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 15 और 24 वर्ष की आयु के लगभग 17% युवा धूम्रपान कर रहे हैं। एक व्यक्ति जो 20 साल की उम्र से पहले धूम्रपान करना शुरू कर देता है, उसके नशे की लत विकसित होने की संभावना अधिक होती है। साथ ही इस दिन विश्व या वर्ल्ड नो टबैको अवार्ड्स भी बांटे जाते हैं। इसके अलावा 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस से ठीक पहले ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज ने दुनिया भर में धूम्रपान करने वालों की संख्या पर एक अध्ययन भी प्रकाशित किया था। इस अध्ययन के अनुसार भारत में 2019 में 15 से 24 आयु वर्ग के लगभग 2 करोड़ धूम्रपान करने वाले थे और यह दुनिया भर में तंबाकू धूम्रपान करने वालों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। भारत में भी 1990 के बाद से 15 से 24 आयु वर्ग के धूम्रपान करने वालों की सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है। तो इसके साथ ही हम देखते हैं कि तंबाकू धूम्रपान करने वालों की सबसे अधिक संख्या वाले 10 देशों में भारत भी एक है। तो वैश्विक तंबाकू धूम्रपान करने वालों की आबादी का 2/3 हिस्सा है, जिसमें शीर्ष 10 देश हैं चीन, भारत, इंडोनेशिया, अमेरिका, रूस, बांग्लादेश, जापान, तुर्की, वियतनाम और फिलीपींस। तो मुख्य रूप से अगर इसमें देखा जाए तो एशियाई देशों की संख्या अधिक है इन कंपैरिजन अदर कॉन्टिनेंट के। तो यहाँ पर भारत दूसरे स्थान पर है और चीन पहले स्थान पर है तंबाकू धूम्रपान करने में। तो इसी के साथ चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न पर। तो दूसरा प्रश्न है कि सबसे तेजी से माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सांग इन हंग किस देश से संबंधित रखती हैं? सांग इन हंग किस देश से संबंध रखती है? जापान, हांगकांग, थाईलैंड या चीन। तो इसका आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में अगर आप चाहें तो आंसर दे सकते हैं, जिनको भी आंसर पता है। तो इस साथ साथ में आप आंसर दे के चलिए, तो आपको भी मजा आएगा करने में, करंट अफेयर्स को पढ़ने में भी। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा? हांगकांग इसका आंसर होगा। तो हांगकांग की पर्वतारोही सांग इन हंग ने एक महिला द्वारा सबसे तेज दुनिया की सबसे तेज एक महिला द्वारा सबसे तेजी से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट की चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया। यानी कि हांगकांग की पर्वतारोही है कौन? सांग इन हंग, जो कि एक महिला पर्वतारोही है और सबसे तेजी से दुनिया की सबसे तेजी से जो कोई महिला रही हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है, उसका रिकॉर्ड बनाया है, वे कौन है? सांग इन हंग। इसके अलावा 44 वर्षीय पर्वतारोही ने, जो इनकी आयु कितनी है? 44 वर्षीय है, और 25 घंटे 50 मिनट के रिकॉर्ड समय में इस शिखर को इन्होंने फतेह किया है। एक अन्य पर्वतारोही जो कि 75 वर्षीय आर्थर मुई हैं, उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज अमेरिकी बन गए हैं। क्या नाम है उनका? आर्थर मुई।
ये चित्र है किसका? सांग इन हंग का। तो इसी के साथ ही चलते हैं आज के अपने तीसरे प्रश्न पर, जो कि एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस देश ने आधिकारिक तौर पर नामीबिया नरसंहार को मान्यता दी है और वित्तीय सहायता की पेशकश की है? फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जर्मनी। अभी हाल ही में इतिहास में ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि जर्मनी ने माना है कि उसने एक सदी पहले जो औपनिवेशिक शासन के दौरान वर्तमान नामीबिया के लोगों के खिलाफ नरसंहार किया था, यानी कि जब नामीबिया जर्मनी का के अंडर था, नामीबिया पर जर्मनी का अधिकार था, जैसे कि ब्रिटिश लोगों का भारत पर अधिकार था, भारत औपनिवेश था किसका? ब्रिटिश का। उसी तरीके से नामीबिया जर्मनी का उपनिवेश हुआ करता था। तो उस दौरान एक नरसंहार देखा गया जर्मनी के द्वारा, जो कि 1904 और 1908 के बीच का है। तो जर्मन औपनिवेशिक लोगों ने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ विद्रोह करने के कारण हेरेरो और नामा जनजातियों के लोगों को मार डाला था। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी क्रिएट हो सकता है आपके एग्जाम में कि हेरेरो जनजाति या नामा जनजाति किस देश में पाई जाती है। तो ये ऐसे क्वेश्चन बड़े आराम से बनते हैं। तो ये जो मेरा डिस्क्रिप्शन होता है, जो डिस्क्रिप्शन आपको दिया जाता है, एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, इनसे क्वेश्चंस भी बनने की पूरी संभावना रहती है। केवल उन क्वेश्चंस पर डिपेंड ना रहें। बहुत से कैंडिडेट ऐसे ज़रूर होंगे, अगर वो लोग मेरी बात रुक कर सुन रहे हैं तो इस बात को ज़रूर समझ लें कि क्वेश्चन ये केवल एक तरीका है आप लोगों को करंट अफेयर्स समझाने का, पढ़ाने का। तो आप इसी चीज़ पर डिपेंड ना रहें कि सेम यही यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है तो यही क्वेश्चन जो है हमें पेपर में रखा हुआ मिल जाएगा। तो इस चीज़ पर मत रहिए। जो डिस्क्रिप्शंस हैं उसको भी ध्यान से सुनिए, उससे नोट्स तैयार कीजिए ताकि उनसे बनने वाले क्वेश्चंस के आंसर भी आप लोग दे सकें। इसी के साथ ही आगे बढ़ें तो हम देखते हैं दोनों देशों के बीच 5 साल की बातचीत के बाद जर्मनी ने नामीबिया में सामुदायिक परियोजना की मदद के लिए 1 अरब यूरो से अधिक की वित्तीय सहायता का वादा किया है। ऐसे ही आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ये नामीबिया के वो लोग हैं जो गुलामी के या औपनिवेशिक सत्ता के जर्मनी के विरुद्ध लगातार विद्रोह कर रहे थे, और इनके गलों में पड़ी जंजीरें आपको इस बात का अंदाज़ा लगाने में सहायक होंगी कि किस प्रकार से जर्मनी ने वहाँ पर नरसंहार किए और लोगों को गुलामी की जंजीरों में बांधकर रखा था। जिस प्रकार से भारत को ब्रिटिश ने अपनी गुलामी की जंजीरों में बांधा हुआ था, वैसे ही जर्मनी का उपनिवेशक था कौन? नामीबिया, जो कि कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि विश्व स्वास्थ्य सभा यानी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि विश्व स्वास्थ्य सभा जो 74वीं बैठक हुई उसका अध्यक्षता किसने की? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। विश्व स्वास्थ्य सभा के अनुसार विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस यानी कि वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे कब मनाया जाता है? 30 जनवरी। कब मनाया जाएगा? इस बार जो है 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में इसका डेट डिसाइड किया गया है। तो कब मनाया जाएगा? 30 जनवरी, 28 फरवरी, 30 अप्रैल या 31 मई। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 30 जनवरी। 30 जनवरी को अभी मनाया जाएगा। ये घोषणा की गई कि अभी हाल ही में जो 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ने 30 जनवरी को विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस के रूप में घोषित किया है। इस दिन को मान्यता देने का प्रस्ताव संयुक्त अरब अमीरात द्वारा पेश किया गया था और इसे सदस्य देशों द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया है। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग विभिन्न प्रकार के रोगजनकों जैसे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और परजीवी कीड़े के कारण होने वाले संक्रमणों का एक समूह होता है। तो अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून, 31 मई, 27 मई या 2 जून। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1 जून। हर साल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2001 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की गई थी। आहार के लिए दूध और अन्य डेयरी उत्पादों के महत्व को उजागर करने के लिए विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष के विश्व दुग्ध दिवस का विषय क्या है? पर्यावरण, पोषण और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ डेयरी क्षेत्र में स्थिरता पर केंद्रित होगा। तो इसका थीम क्या है? पर्यावरण, पोषण और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण। ठीक है, यह क्या रहा है? यह इस वर्ष का विश्व दुग्ध दिवस का थीम रहा है, विषय रहा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा
भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। इसके बाद अमेरिका और चीन का नंबर आता है। तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को हर साल राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, जो कि भारत का है। भारत में 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है और 26 नवंबर को ही हम भारतीय संविधान दिवस भी मनाते हैं। तो यह दिन 26 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि यह वर्गीस कुरियन की जयंती है। उन्हें भारत में दुग्ध क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत में ऑपरेशन फ्लड शुरू करना भी उनका ही विचार था। तो ऑपरेशन फ्लड क्या है, तो ऑपरेशन फ्लड 1970 में शुरू किया गया था। इस ऑपरेशन का उद्देश्य देश में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता को दोगुना करना था। इस ऑपरेशन से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार पैदा करने में भी मदद की और इस ऑपरेशन की सफलता से भारत सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक बन गया है। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, तंबाकू नियंत्रण में प्रयासों के लिए WHO द्वारा किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर माइकल स्मिथ, अनूप गोयल, बचपन बचाओ संगठन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन। तो अभी विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को महानिदेशक विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महानिदेशक विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह पुरस्कार भारत में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के उनके प्रयासों के लिए दिया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने ई सिगरेट और गर्म तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। तंबाकू उत्पादों के उपयोग को नियंत्रित करने के प्रयास को मान्यता देने के लिए हर साल विश्व स्वास्थ्य संगठन व्यक्तियों या संगठनों को महानिदेशक विशेष पुरस्कार देता है। इसके अलावा देखा जाए तो इस अवसर पर WHO द्वारा विश्व तंबाकू निषेध पुरस्कार भी दिए जाते हैं। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर कि गोवा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 28 मई, 30 मई, 27 मई या 1 जून? तो इसका आंसर क्या होगा? 30 मई को। तो 30 मई गोवा का स्थापना दिवस होता है। गोवा को 30 मई 1987 को राज्य का दर्जा दिया गया था। 1961 में गोवा को दमन और दीव के साथ पुर्तगालियों से अधिग्रहित किया गया। उन्हें कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 30 मई 1987 को गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था तथा दमन और दीव को 1987 में एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भी बनाया गया। तो गोवा भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिम तट पर स्थित है और तेरेखोल नदी कौन सी नदी? तेरेखोल नदी इसके उत्तर में बहती है और गोवा और महाराष्ट्र को अलग करती है, या कहा जा सकता है इनके बीच एक सीमा बनाती है। तो गोवा पश्चिम भारत का एक राज्य है जिसकी तट रेखा अरब सागर के किनारे फैली हुई है। राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं और इसकी राजधानी क्या है? पणजी है। तो इसी के साथ ही चलते हैं अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि व्हाइट मॉन्यूमेंट जो हाल ही में खबरों में था, किस देश में स्थित एक 4000 साल पुराना युद्ध स्मारक है? इजराइल, सीरिया, फिलिस्तीन या इंडोनेशिया? तो इसका आंसर क्या होगा? इजराइल। तो एक नए अध्ययन के अनुसार सीरिया में, माफ कीजिएगा, क्या आंसर होगा? सीरिया होगा। सीरिया इसका आंसर होगा। सीरिया में, मैंने शायद टिक सीरिया पर ही लगाया लेकिन बोल दिया इजराइल। सीरिया में व्हाइट मोमेंटम के रूप में जाना जाने वाला 4000 साल पुराना युद्ध स्मारक है जो युद्ध में मारे गए सैनिकों के सम्मान में बनाया गया था। व्हाइट स्मारक की खुदाई कई साल पहले की गई थी। इसका निर्माण दफन वयस्क पुरुषों की परतों के रूप में किया गया है। इसके साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पाए जाने वाले कोविड-19 वेरिएंट को क्या नाम दिया है? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डेल्टा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्रीक वर्णमाला के 4 अक्षरों पर वैश्विक चिंता के उभरते कोरोना वायरस वेरिएंट को लेबल करने के लिए कई नामों की सिफारिश की है। इनमें भारत में पाए जाने वाले वेरिएंट को डेल्टा नाम दिया गया है। यूके में पाए गए वेरिएंट को अल्फा नाम दिया गया है। WHO ने 4 चिंताजनक वेरिएंट यानी कि B117, B1351, P2 और B16172 की पहचान की है। उन्होंने इन्हें क्रमशः अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा नाम रूप के लेबल दिए हैं।
इसी के साथ अगला प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वन स्टॉप सेंटर किस केंद्रीय मंत्रालय की प्रमुख योजना है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो हम देखते हैं कि महिला और बाल विकास मंत्रालय ने घोषणा की है कि वह वन स्टॉप सेंटर स्थापित करेगा। इस योजना का उद्देश्य सार्वजनिक और निजी स्थानों, परिवार, समुदाय और कार्यस्थल पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं की सहायता करना है। इसी के साथ ही OSE यानी कि वन स्टॉप सेंटर को सबसे पहले विदेश मंत्रालय के सहयोग से 10 विदेशी मिशनों में शुरू किया जाएगा। तो ये थे आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। चलते हैं वीडियो के अंत में पूछे जाने वाले प्रश्न पर। तो आज के वीडियो के अंत में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा टाइग्रे किस देश में स्थापित एक शहर है? किस देश में स्थित एक शहर है? मोरक्को, ट्यूनीशिया, इथियोपिया या सोमालिया? यह भी चर्चा में रहा था और पिछली वीडियोस में या पिछली करंट अफेयर्स की क्लास में मैंने इसको डिस्कस भी किया होगा। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालिए कि आंसर क्या होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप सभी लोग आंसर डालें जो भी क्लास को पूरा देख रहे हैं, सुन रहे हैं और अपने कैरियर के लिए या अपने भविष्य के लिए, अपनी परीक्षाओं के लिए चिंतित हैं या सीरियस हैं। तो इसी के साथ ही वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, क्लास आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो तो इसके लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इतना योगदान हमें जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद।